Our next topic is chapter 3, that is linear equations in two variables. अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन की डेफिनेशन कोई बच्चा बता सकता है? इक्वेशन इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पता लग रहा है? अच्छा बताएगी शगुन? ओके, हाँ बोलो। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। वेरी गुड, बताओ सुधांशु, आप भी बता दो। सर जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं, उससे तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू होता है, अलजेब्रिक के बाद बल्कि पॉलिनोमियल पे पहुंचते हैं, पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशन पर आते हैं। तो इक्वेशन का मतलब यही है जो अभी शगुन ने बताया, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जहां पर भी इक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा दैट इज नोन एज इक्वेशन। याद रख लेना बेटा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू में 0 इज कॉल्ड एन इक्वेशन। और अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल 0 होगा तो वो क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है ax प्लस बी क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पर a जो है वो 0 नहीं होता। और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो देन इट विल बिकम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू में 0, ये क्या बन जाएगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर आपको मालूम है a 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज भी लिख रहा हूं, ध्यान से उसका डिफरेंस समझ लेना। मतलब जो मैंने मिस्टेक्स जो है आपके मेंटर्स होते हैं उनसे भी देखिए। याद रखना बेटा, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, जीरोस रूट्स नहीं होते, ना सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन उसी लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम किसी इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो याद रखना, सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन के होते हैं, रूट्स हमेशा इक्वेशन के होते हैं। वर्ड जो है बड़ा प्रॉपर यूज होना चाहिए। जब आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो आपको लिखना है जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। और जब आप कोई इक्वेशन लिखोगे तो आपको लिखना है रूट्स और सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर वो मेंशन भी कर रहा हूं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल is called solution or root, solution or root of corresponding equation। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, और आप इस चीज को मतलब खुद रियलाइज भी करोगे। यस सर आप सही कह रहे हैं। आप मुझे बताओ बेटा, 3x प्लस 6 एक लीनियर पॉलिनोमियल है और तुम्हें मालूम है इसका जीरोस -2 होता है, पता है ना सबको? -2। और याद करिए 6 क्लास में इक्वल टू लिखकर ऊपर लिख के देते थे सॉल्व, कहते थे ना सॉल्व। तो आप सॉल्व करते थे तो x की वैल्यूज क्या निकालते थे? -2। -2 इसका मतलब इसका क्या था? सॉल्यूशन, या उसको इसका रूट भी कहते हैं। तो याद रख लेना बेटा, जो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशन
और रूट। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही जीरो होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो एक ही सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक के वही चीज है, एटमोस्ट टू, या तो हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स हो ही ना, या हो सकता है उसके दोनों इक्वल रूट्स हो तो उसको हम वन कहते हैं, या उसके दो रूट्स हो। बनाए थे ना, ग्राफ बना के दिखाए थे कि कोई क्वाड्रेटिक अगर ऐसे जा रही है तो कोई जीरो नहीं है, अगर ऐसे जा रही है टच करती है तो एक है, ऐसे जा रही है तो उसके दो हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेटा इसके, खैर ये तो आगे की बातें हैं, हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करते ही हाथ ऊपर कर लेना, जल्दी से फास्ट। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म, जो इसकी जनरल फॉर्म होगी बेटा वो क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल को पता है कैसे लिखा जाता है, p ऑफ एक्स वाई। याद रखना, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में होता है, x में होता है तो p ऑफ x लिखते हैं, y में होता है तो p ऑफ y लिखते हैं, u में होता है तो p ऑफ u, t में होता है तो p ऑफ t। लेकिन अगर दो वेरिएबल में तो यहां पर ये भी मेंशन कर देना कि a और b दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसी के बेस पर वेरी इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा समझ लीजिए चैप्टर है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हमने 6th 7th में भी कर लिया हुआ। अब समझना इसकी क्या फॉर्म होती है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में जीरो। तो आपको ये मालूम है कि a भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड b भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो होगी हमारी जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 3x प्लस 12, आपको मालूम है सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ख्याति आपका हाथ ऊपर है, नीचे कर लीजिए, या कोई डाउट है तो ऊपर रखो, मैं बता देता हूँ अनम्यूट करके, गलती से रह गया तो अलग बात है। ख्याति, कोई डाउट है बच्चे? बेटे आपको कोई डाउट है? ख्याति, नहीं तो हैंड्स डाउन। यस, सॉल्व 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपको मालूम है इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। आप कहेंगे सर 3x इज इक्वल टू में 12, x इक्वल टू में 12 बाई 3, 3 4 जा। बेटे म्यूट कर लीजिए। बेटा जिसका भी अनम्यूट है अनम्यूट करिए अपने आप को। मैंने कई बार कह दिया बेटा, जो अपने आप को उस समय म्यूट कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर 3x माइनस 12 इक्वल 0, 3x इक्वल 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x इक्वल टू 4 इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस। लेकिन अगर आपको याद हो, आप 9th में ही क्वेश्चन करते थे, हम आपको कहते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू में मान लीजिए 6। ये है बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपने 9th में एक चैप्टर किया था। उसमें हम कहते थे फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यूज जिसको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। अगर मैं 4 इसमें पुट करता हूँ, ये भी 0 आता है, ये भी 0 है। यहाँ पर आपको x और y की कोई भी वैल्यूज पुट करनी है, तो x और y की कोई भी वैल्यूज पुट करनी है, तो एक बच्चा कहता है सर 2 और 4 डाल लीजिए, 2 प्लस 4 6 होता है। आप 3 और 3 डाल लीजिए, कोई कहता है 1 और 5 डाल लीजिए, कोई कहता है 5 और 1 डाल लीजिए। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना। तो यहां मैं लिख रहा हूं लीनियर इक्वेशन in one variable
has exactly one solution, or linear equation in two variables has infinite many solutions. ये चीज याद रखना बच्चों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। यहां मैं उसका रीजन भी बता देता हूं, ये तो मैंने ऐसे किया। लीनियर इक्वेशन in two variables always represent a straight line. याद है 9th क्लास में हम आपसे ग्राफ बनवाते थे, आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, एक लाइन बनती थी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इज इट्स सॉल्यूशन। और जो भी पॉइंट उसके ऊपर होता है उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। याद है आप ग्राफ बनाते थे, 3-4 पॉइंट लेते थे, वो पॉइंट वही लेते थे ना जो पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू जो होती थी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 का बनाना होता था, तो आप ऐसे टेबल बनाते थे, फिर यूं ले लेते थे 2 और 4, 0 और 6, 3 और 3, इस टाइप से। तो अगर आप इनको पुट करो इसके अंदर, 2 प्लस 4 ये भी 6 आएगा, 0 और 6 इसको पुट करोगे ये भी 6 आएगा, 3 और 3 वो 6 आएगा। मतलब ये सारे इसके क्या होते थे, सॉल्यूशन। बल्कि 9th में हमारा पहला क्वेश्चन होता था कि लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन बताओ, 4 सॉल्यूशन बताओ, 5 सॉल्यूशन बताओ। फिर दूसरा हम ग्राफ बनाते थे, तब भी टेबल बनाते थे, तो टेबल के अंदर जो एक्स वाई की वैल्यूज है वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन। फिर हम जब ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ पे एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो हम इसको ज्वाइन कर देते थे। इसका तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन का हर पॉइंट उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। और तुम्हें मालूम है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, हेंस इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं ये भी लिख रहा हूं, इसका समझो एक वेरीफाई भी कर दिया। वी नो ए लाइन हैज इनफाइनाइट many points, hence a linear equation in two variables has infinite many solutions। ये सारा फटाफट बेटा नोट कर लीजिए, ये चीजें 1 मार्कर में आपके बहुत काम आए, नोट करते ही हाथ ऊपर करना है। ये सारी 1 मार्कर के लिए काम आएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। इसमें हमारे पास 3-4 ऐसे सब टॉपिक हैं। सबसे पहला तो हमारे पास यही है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मेन चीज है इसके अंदर, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एक चीज समझिएगा बेटा, हम ना यहां पर बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। शगुन और माही दोनों के हाथ ऊपर हैं, हैंड्स मैंने कहता हूं हैंड्स डाउन कर लिया करो, अगर डाउट होता तो सिर्फ तभी ऊपर रखना होता। हाँ बोलो, कुछ पूछना बेटा। शगुन, कोई डाउट है बेटा? इधर देखिए, हमारे पास
अब मैं आपको एक इक्वेशन दूं, या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, और आपसे कहूं इसके सॉल्यूशन बताइए, आप इसके सॉल्यूशन क्या बताएंगे? शगुन हाथ नीचे कर लो बेटा, क्योंकि मैंने अनम्यूट भी किया, आपने अनम्यूट भी नहीं किया, और कोई डाउट भी नहीं है तो हाथ ऊपर रह गया, या क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, बस ऑन करके इधर उधर चले गए हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। शगुन, बेटा इसके अगर कोई कहता है इसके 5 सॉल्यूशन बताओ, मुझे बताओ, मैंने अभी आपको कहा इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है? आपने कहा सर इसके सॉल्यूशन अगर मैं x की जगह 3 डाल दूं, y को 0 डाल दूं, x 3 y 0, बिल्कुल ये भी इसका सॉल्यूशन है। एक ने कहा कि सर x को 0 डाल दो, y 3 डाल दो, ये भी इसका सॉल्यूशन है, y को बल्कि 2, यस ये भी सॉल्यूशन है। ऐसे ही एक ने कहा सर x को आप माइनस का 3 डालिए, ठीक है, और y को आप 4 डालिए, ये भी इसका सॉल्यूशन है, यस बहुत सारे सॉल्यूशन है। अब बात आती है, अगर ये तीनों और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक मैंने इक्वेशन और लिखी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में -9 -1, अब इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए सिर्फ यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, आप पुट करके देख सकते हो। -3 यहां डालोगे -9 प्लस का 8, ये भी -1 आ रहा है, -3 यहां डालोगे -6, और 3 4 12, तो भी 6। इसका मतलब ये जो है ये इसका सॉल्यूशन भी है और इसका सॉल्यूशन भी है, दोनों का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो याद रखना हमारे सिलेबस में यही है, हमें एक सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम का मतलब ए पेयर ऑफ इक्वेशन, और उस पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमें क्या कहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए, तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ, मैं यहां पर हेडिंग दूंगा हमारे जो सिलेबस में, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सिस्टम का मतलब है बेटा a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। तो आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना एग्जाम में आएगा, मतलब आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, कहेंगे इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर। अभी तो मैंने ओरली निकाल दी थी, -c -4। अब कई बच्चे सोच रहे हैं हमें पता कैसे लगेगी, तो आपके पास पता लगाने के 4 मेथड। पहला, ब्रॉडली इसको हम सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है बेटा ग्राफिकली, और दूसरा है अलजेब्रिकली। ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली में बल्कि 3 मेथड है हमारे पास, ग्राफिकली का तो एक ही है। इसमें एक करते हैं बेटा हम बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, और एक करते हैं बाय इक्वेटिंग। ये एक एक करके मेथड बाद में आएंगे, समझाऊंगा, अभी तो आज हम सिर्फ ग्राफिकली की बात करेंगे। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और एक है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो ये दोनों मेथड है ना, ये दोनों के दोनों, ये बेसिकली होते किस हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बाय दिस, एलिमिनेशन बाय दिस, और वो एक थर्ड ही है इक्विटी। मतलब आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशंस दी जाएंगी और हम आपको कहेंगे सॉल्व ग्राफिकली, और अगर ग्राफिकली वर्ड नहीं लिखते हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। तो आज जो है मैं आपको बात करूंगा बेटा किसकी? ग्राफिकली की। तो एक बार फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट 2 मिनट का काम है, जल्दी से नोट करना बेटा।
हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सिस्टम मैंने लिख दिया। एक है ग्राफिकली, दूसरा है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली में एक हमारा पार्ट होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय सबसी और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि चलो वो जब आएगा तब पार्ट में समझाएंगे, पहले तो आज ग्राफिकली की बात करेंगे, फिर एक एक करके तीनों मेथड समझाएंगे। इस बार वाले बच्चों के लिए वाला मेथड उन्होंने कट कर दिया, इस बार के जो बच्चे दे रहे हैं, मतलब अब एग्जाम क्या देना उनका तो हो ही गया। बेचारों ने इतना पढ़ पढ़ के भी, कई तो कितने खुश हो रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, और कई बेचारे जो अच्छे बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे इतनी मेहनत इतने एफर्ट्स किए होने चाहिए, अभी तो एक्चुअल रिजल्ट पता लगेगा। जल्दी से नोट होती हाथ ऊपर करना बेटा। आज मैं ग्राफ, ये ग्राफ तुम सोचोगे तुम वही 9th वाला दोबारा डिस्कस कर रहे हो, 9th में जिस इसको ग्राफ आते थे वही सेम है। जल्दी से आदिति, आयुष, देवांश, आना। मतलब ये कोई चीज ये नहीं है कि उस सिलेबस का, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे सिलेबस में है कि हमने करना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है ना। कोई इसमें कोई मैंने ऐसी चीज नहीं लिखवाई कि जो क्वेश्चन नोट डाउन करने वाली वैसे बात हो। अब देखो अब सबसे पहले आपको फिर मैं 9th क्लास की तरफ लिए चलता हूं, ठीक है भाई। x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6, ठीक है। कईयों के हाथ ऊपर है, हाथ नीचे करो पहले दोबारा फटाफट जल्दी से, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जिसके लिए आपको दोबारा हाथ ऊपर करने हैं। माही आपका हाथ ऊपर है बच्चे, ठीक है। इसका ग्राफ किस किस को आता है बनाना, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। नहीं आएगा क्योंकि हमारी 10th का टॉपिक है बेटा, ये मुझे तो समझाना ही है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूं कि किस किस को ग्राफ आता है, क्योंकि हम 9th क्लास में स्पेशली एक वर्ड यूज करते थे कि ग्राफ तो आपका आएगा आएगा। अच्छा जी, सुधांशु को ग्राफ नहीं आता, महक को नहीं आता, माही को नहीं आता, कृष को नहीं आता, और इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है बेटा। मतलब ये मत सोचना इसमें कोई, पहली चीज मैंने आपको पहली क्लास में भी कही थी, कभी भी ये फील मत करना इससे कोई हमारी इंसल्ट होती है या भाई मुझे नहीं आता। अरे नहीं आता तो नहीं आता, ये कोई इंसल्ट फील तब होनी चाहिए जब रिजल्ट खराब आता है। अभी तो तुम टीचर से सीखने के लिए तो आए हो। अगर अभी हम इन 4-15 बच्चों से शर्म करेंगे तो बेटा बाद में तो पूरे हमारे सोशल में जितने भी लोग हैं उन सबसे शर्म करनी पड़ेगी। तो नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना। ये नहीं है नहीं नहीं बाकी सब हाथ पर कर रहे हैं तो मैं भी कर ही दूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब रह गए आयुष, कृष, महक एंड सुधांशु, ठीक है। क्योंकि 9th में पढ़े भी तो कम ही थे ना हम, टीचर ने तो बहुत एफर्ट्स किए थे, बट हम ही, हमारी कमियां थी कि हमने उन चीज को देखा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हम ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट को कहते थे बेटा पहले 3 सॉल्यूशन निकालिए, 2 भी नहीं 4 भी नहीं। हालांकि 2 से ग्राफ बन जाता है, लेकिन 2 से हमारी वेरिफिकेशन नहीं होती कि हमने जो ग्राफ बनाया वो करेक्ट भी है या नहीं है। लेकिन 3 से हमें अपनी वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि हमने ग्राफ ठीक बनाया या गलत बनाया। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बच्चों का एक व्यू क्या होता है, जैसे ये दिया टीचर ने, एक एक पेज तो सॉल्यूशन निकालने में निकाल देते हैं। मतलब कैसे, पुट x इक्वल टू में 1, 2 इंटू में 1 प्लस वाई इक्वल टू में 6, 2 प्लस वाई इक्वल टू में 6, वाई इज इक्वल में 6 माइनस 2, वाई इज इक्वल में 4। फिर कभी y को पुट कर देंगे, y इक्वल टू 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल में 6, 2x इक्वल टू में 6 माइनस 2, 2x इक्वल टू में 4, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 2। कभी x को 0 पुट कर दिया, 0, तो 2 इंटू में 0 प्लस वाई इक्वल टू में 6, 0 प्लस वाई इक्वल में 6, वाई इक्वल में 6। मैंने अक्सर देखा एक एक डेढ़ पेज तो इसी का भर देते हैं, जो मूर्खता है टोटली। और बेचारे किसी को नाराज नहीं करते, कभी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, कभी वाई की ले लेते हैं, भाई दोनों के साथ बराबर का न्याय होना चाहिए, कभी एक्स पुट कर दो कभी वाई पुट कर दो। तो ये वाली बेवकूफी नहीं करनी होती है, ठीक है। ये मैंने देखा अक्सर बच्चे ऐसे ही सॉल्यूशन पहले फाइंड करते, पूरा एक डेढ़ पेज भर देते, तब जाकर वो टेबल बनती है। ये 2 बच्चों के हाथ ऊपर है, ख्याति, गगन, वाई। ख्याति हाथ नीचे, कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर रखा करो बेटा, फिर मुझे पता भी नहीं लगता ना आपके हाथ वैसे ऊपर है किसी का डाउट के लिए ऊपर है। देखो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हाँ, सोच रहे होंगे तो ग्राफ ऐसे तो बनाएंगे सर पहले, इसकी जरूरत नहीं होती बच्चों।
मैं आपको बता दूं, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बोर्ड में चेक करने जाता हूँ, 28 साल हो गए। हमारे पास बच्चों को मैं देखता हूं, हम सबसे पहले जब बोर्ड में चेक करते हैं ना, सबसे पहले आपकी ग्राफ देखते हैं, सिर्फ ग्राफ। अगर आपका ग्राफ करेक्ट है ना, तो हमें उसकी टेबल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम है अगर उस बच्चे ने अपनी ग्राफ शीट के ऊपर, मुझे मालूम था कि इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है, मुझे मालूम है कि ये वाला ग्राफ यूं जाएगा कि 2 से पास होगा और यहाँ पर -3 से पास होगा, हमें पता लग गया, तो हम सिर्फ बच्चे का ग्राफ देखते हैं, ठीक है तो टिक। मान लीजिए ग्राफ गलत है, तो फिर हम उसकी सिर्फ टेबल देखते हैं कि टेबल में जो उसने 3 वैल्यूज निकाली हैं वो गलत हैं। अगर उन 3 में से मान लो 2 करेक्ट हैं तो हम हाफ देते हैं। हम ये नहीं देखते कि आपने उसको एक पेज भर के निकाली कैसे थी। सबसे पहले ग्राफ, ग्राफ करेक्ट तो पूरे फुल मार्क्स, क्योंकि हमें मालूम है नकल ये टेबल की तो कर सकता है दूर से, लेकिन दूर से ग्राफ देख कर नहीं बना सकता। अगर ग्राफ उसने बनाया हुआ प्रॉपर, तो इसका मतलब उसकी टेबल तो 100% करेक्ट होगी, तभी ग्राफ सही बना। लेकिन अगर ग्राफ गलत होता है, फिर हम उसकी टेबल में देखते हैं उसने क्या गलती की है, कि अगर मान लो 3 वैल्यूज थी तो 3 में से कौन सी गलत ले ली। अगर मान लो 3 में से उसकी 2 ठीक है, तो आधा नंबर दे देते हैं, एक से एक पे तो कुछ भी नहीं देते, ठीक है। और आपका जो फालतू का जो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने देखा टीचर्स तक बताती हैं ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसा नहीं होता। पहले सबसे पहले वे समझिए, फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x और x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब सबसे पहले आपको अपनी गिवन इक्वेशन में या तो y को एक साइड में रखना है, बाकी शिफ्ट, या x को एक साइड में रखना है, y शिफ्ट। यानी दो मेरे पास ऑप्शन थी, या तो मैं 2x यहीं रखूं और ये 6 माइनस y कर दूं, और x की वैल्यूज क्या आ गई, 6 माइनस y बाई 2। यानी यहां मैंने क्या किया, x को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। या मैं ऐसा भी कर सकता था कि y को एक साइड में रखूं, ये 2x उधर ले जाऊं। करेक्ट दोनों है, लेकिन ये थोड़ी सी बेवकूफी है। यानी वाइजली, ये दिमाग लगाकर हमें उस वेरिएबल को एक साइड में रखना चाहिए जिसके साथ कोफिशिएंट 1 हो। अगर 1 कोफिशिएंट होगा तो समझो नीचे नहीं जाएगा, फ्रैक्शन का पंगा ही नहीं आएगा। हालांकि 2 नीचे होने से ज्यादा गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन जब बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है, हाँ कहीं पर क्वेश्चन होता 2x + 3y = 6, तो मुझे 100% y को एक साइड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं y को एक साइड में रखूंगा तो y की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2x/3। अब अपॉन 3 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पर कोई x की वैल्यू मान लो मैंने 1 पुट कर दी, तो 4/3 दिक्कत, ग्राफ में कहां दिखाऊं। लेकिन अगर मैंने इसको 2x = 6 माइनस 3y किया, तो x की वैल्यू 6 माइनस 3y/2। तो ये थोड़ा सा इजी है। क्यों, y की मैं वैल्यू डालूंगा, मान लो मैंने डाल दी 1, मान लीजिए, तो 6 माइनस 3/2 1.5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 होने पर ज्यादा क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा या 0.5 आएगा। और ग्राफ पर 0.5 दिखाना भी आसान होता है। यहाँ हमने सिंपली सॉल्यूशन ही निकालने हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसलिए हमारे जो सॉल्यूशन होने चाहिए इतने एग्जैक्ट होने चाहिए कि ग्राफ पर इजीली दिखा सकें। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाकर हमें सबसे पहले ट्रांसपोजिशन करनी पड़ती है। एक वेरिएबल को एक साइड में अकेला छोड़ते हैं, दूसरे को ले जाते हैं, यानी कि ये कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x और एक्सप्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब या तो x को एक साइड में रखिए या y को। तो उसके लिए आपने वाइजली डिसीजन लेना है कि चेक करना है कि भैया इन दोनों में किसके साथ कोफिशिएंट नहीं है। अगर मान लीजिए ये x + 3y होता, तो मैं कहता भैया x को एक साइड में रख ले। यानी जिसके साथ कोफिशिएंट ना होने का मतलब 1 हो, तो उसी को एक साइड में रखना, ताकि अपोन की पंगा नहीं आएगा। फिर कोई कहे सर अगर मान लीजिए जैसे इसके साथ 2 और 3 है, तो जिसके साथ 2 हो उसको एक साइड में रखो, ताकि 2 नीचे जाए। 2 और 5 हो, 2 को, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है 1 वाले को एक साइड में रखना, सेकंड प्रेफरेंस 2 वाले को देनी है। फिर मान ले एक के साथ एक बच्चा कहता सर मान लो 3x + 5y = 10 हो, तो इसमें मैं कहूंगा बेटे 5 वाले को एक साइड में रखिए, 3 वाले को तो अवॉइड कर, 10 माइनस 3x, क्योंकि y की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 10 माइनस 3x/5। तुम्हें मालूम है जब डिनोमिनेटर में 5 होगा तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा, होगा ना, तो 0.1
यानी अगर मान लो x में मैंने यहां पर 0 पुट कर दिया तो 10/5 2 आ गया, किसी ने 1 पुट कर दिया तो 10 - 3 7, 7/5 का मतलब भी 1.4 होता है। तो आपको मालूम है ग्राफ शीट पर 1.4 1.5 1.6 इजीली दिखाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसको कहा सर मैंने तो 3x को एक साइड में रख लिया, 10 - 5y, x की वैल्यू 10 - 5y/3। अब उसको दिमाग लगाने पड़ेंगे। अगर उसने y को 1 पुट कर दिया तो 10 - 5 5 5/3 1.666666 ग्राफ पे कहां दिखाओगे? प्रॉब्लम है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने का मेथड क्या होता है कि हमें सबसे पहले ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम दोनों वेरिएबल में से किसको एक साइड में रखें। तो पहली प्रेफरेंस देनी है, ध्यान से सुन लीजिए, बाकी तो प्रैक्टिस से आता है ये चीजें। पहली प्रेफरेंस देनी है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, मतलब 1 हो कोफिशिएंट, मैं 1 कहूंगा, कोई क्यों ना हो, 1 हो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ना ये 1 2 5 में से एक तो मिल ही जाता है। लेकिन एक बच्चा कहता है नहीं सर, अगर मान लीजिए, ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी सी बात बता रहा हूं और किसी बुक में नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। अगर एक बच्चा कहता है सर मान लो 3x + 7y = 10 हुआ, तो दोनों ही महारथी, दोनों ही डिनोमिनेटर में आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। तो दोनों में से कम प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट कौन सा है? 3, क्योंकि अपॉन 3 होने से क्या होता है, कभी 0.333 चलता है, कभी 0.66 चलता है। लेकिन 7 तो अगर आपको याद हो 9th क्लास में क्वेश्चन करते थे 0.142857 बार, टेढ़ा ही 6 डिजिट रिपीट होते थे बार बार, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप 3 को ही एक साइड में रखिए। अब आंखें खोल के, कान खोल के, दिल दिमाग सब खोलकर चेक करो। आपको मेथड बताता हूं बेटा। अगर अपोन में 3 7 कुछ आ भी जाए तो आप कितनी क्विकली सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। इंटीग्रल मतलब वो ज्यादा डेसिमल वेसिमल नहीं आएंगे, ये आपको किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। सुनना बच्चों, यहां पर अब आपने y की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। कोई बच्चा कहता है मैं 0 डालूंगा, मान लो तो 10/3 3.33333। सर अगर मान लो मैंने 2 डाला तो 7 2 14, 10 - 14 माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 भी पॉइंट माइनस में 1.333। सर बड़ी दिक्कत है। तो मैं उसको कहता हूं बेटा सिर्फ एक वैल्यू सोच ले दिमाग लगाकर, सिर्फ एक वैल्यू अगर आप ऐसी सोच लो जिसको मैं यहां पुट करूं और प्रॉपर नंबर आ जाए एक्स का। देखने का, हाँ। दूसरा बच्चा बोला सर आप यहां ना y को 1 डाल दो। ध्यान से देखना, जैसे ही उसने 1 डाला ना तो 10 - 7 × 1, 10 - 7 3 हो गया और 3 से कट गया। सर ये तो बहुत बढ़िया आ गया। y को 1 डालती है 1 आ रहा है सर। बस अब आपका काम हो गया खत्म, आसान। ध्यान से सुनना, अब सिर्फ एक वैल्यूज ढूंढनी है, एक जो ढूंढ ली। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने पहले 1 डाला था ना, इस 1 में बेटे इस 3 को ऐड करते जाओ, 4 7, 100% एक्स आपका नंबर आएगा। चेक करके देख लो। देखो बेटा, जैसे मैंने 4 पुट किया, 10 - 7 × 4/3, 10 - 28/3, -18/3, 3 6 जा, माइनस का 6 आ गया। आप 7 डाल लीजिए, 10 - 7 × 7/3, 10 - 49/3, -39/3, माइनस का 13 आ गया। अब कोई कहे सर -13 बहुत बड़ा नंबर हो गया। यस बिल्कुल हो गया। मैं और अगर मान लो 10 डालूंगा तो वो तो और भी बड़ा आएगा। तो ग्राफ पे कैसे दिखाऊं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं? आपने 1 डालकर जब कंप्लीट में गया था ना, तो इस 1 में आप चाहे 3 ऐड करते जाइए, चाहे 3 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। अगर मैं इस 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2 आएगा ना, -2 भी डाला जा सकता है। देखो -2 डालो, 10 - 7 × -2/3, तो 10 + 14/3, 24/3, 3 8 जा। ये आज तक बेटे
रियलिटी में बता रहा हूं, ना तो आपने 9th में किसी ने बताया होगा, ना आपने किसी रेफरेंस बुक में देखा होगा। अगर कभी भी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डिनोमिनेटर आ जाए, मैं कहता हूं चाहे 2 वाला भी हो, 5 वाला भी हो, डिनोमिनेटर में जो लिखा ना, अगर आपने एक नंबर को बस ढूंढ लिया ना, एक, उसके बाद बाकी पता कैसे मिलते हैं। अगर आपने 1 डालकर आपको पता लग रहा है कि x के लिए 1 आ रही है, पूरी आ रही है, तो इस 1 में जो भी डिनोमिनेटर होता है, दोबारा सुन लो, उस 1 में जो भी डिनोमिनेटर, चाहे ऐड करते जाइए चाहे सब्ट्रैक्ट करते जाइए, आपको हमेशा पूरा नंबर मिले। इसमें आप 2 और सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -2, -2 में और करो माइनस का 5, -5 डाल के देख लो। आ रहा है? यानी याद रख लेना, अगर एक वैल्यू भी ढूंढ ली ना, उसके बाद उस डिनोमिनेटर को, ये 9th वाले बच्चे हैं यहाँ पर जो पुराने हैं, मैंने ये 9th में भी बताया था, और हमारे यहाँ पर एक मिस्टर आयुष है, उसने भी हाथ खड़ा किया कि ग्राफ नहीं आता। तो याद रख लेना बेटा, अगर एक वैल्यू ढूंढ लोगे तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू मिलेंगे। डेसिमल का पंगा ही खत्म, 0.5 का सिस्टम भी खत्म। तो लेकिन कोशिश करिए आप ग्राफ बनाते हुए क्या दिमाग में बातें रखनी है। सबसे पहले जो भी, अच्छा आपको ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी देते भी नहीं है, कोई भी आप देख लेना बेटा, हर बार 2x + y, 3x + 2y, 3x - 2y, 5x + y, मतलब हमेशा ऐसी होती है। मतलब एक आधा तो उसके अंदर ऐसा होता है, उसका क्वेश्चन 1 या 2 होगा। तो मैंने तो खैर आगे तक बता दिया कि पहले प्रेफरेंस 1 को देनी है, 1 वाले को एक साइड में रखना है ताकि डिनोमिनेटर में कुछ ना आए। यानी पहला काम आपका होना यही चाहिए कि आपको एक्सप्रेस करना है हमेशा पहले गिवन इक्वेशन में ही, आपको x या y को एक साइड में रखकर उसके बाद वैल्यूज डालनी है, ताकि कुछ चीजें हम ओरली कर सकें। ये नहीं कि वो पूरा 1.5 पेज भर देते हैं, सॉल्यूशन निकाल देगा टीचर ने। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ग्राफ चेक करना है, ग्राफ करेक्ट तो टेबल तक नहीं देखेगा। और सेकंड अटेम्प्ट क्या करता है, अगर ग्राफ गलत होता है तो सिर्फ आपकी टेबल चेक कर लेता है कि टेबल में 3 वैल्यू ली है तो बच्चे की 2 वैल्यूज ठीक हो, हाफ दे दूं, चाहे एक भी ठीक हो तो हाफ दे देते हैं कई बार, दयालु टीचर होते हैं तो। लेकिन वो आपके सॉल्यूशन नहीं चेक करते कि आपने वो आपने टाइम वेस्ट किया। मैंने देखा ना, पूरे बच्चे एक एक 1.5 पेज तो इसी में भर देते हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते हैं, बार बार इसी को लेकर चलते हैं। 1 पुट कर रहे हैं, कभी 2 पुट कर रहे हैं, कभी y को पुट करते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपके सामने सिर्फ एक ही फंडा होता है। अब मुझे मान लीजिए अब इसका ग्राफ बनाना था अगर, तो मैंने क्या करना था बच्चों, सबसे पहले y और 6 - 2x। अब आपने 3 वैल्यूज लेनी है, ऊपर x नीचे y। अब अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं ओरली गलती कर दूंगा, तो आप रफ शीट यूज कर सकते हो कि यार x को 0 डाला तो ये 0 ही हो गया, लेकिन फिर भी कोई कहे नहीं सर मेरे से गलती हो जाती है, भैया फिर तू ऐसे कर ले, अगर गलती होती है 6। अगर x को 0 डाला तो y 6, अगर x को 1 डाला 2 1 जा 2 4। वैसे तो देखो 10th का बच्चा ओरली कर सकता है, 2 डाला 2 2 जा 4 तो 2। तो ये टेबल बनी। अब इसके बाद ग्राफ बनाना आसान है ही है। यानी कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक 0,6, एक 1,4 और एक 2,2। ये आपने अपनी ग्राफ शीट पर दिखाना है। सबको आते हैं ना ग्राफ बनाने? अब समझ आ गई? जिनको नहीं आते थे ग्राफ बनाने, अब क्या होगा, 0,6, 1 2 3 4 5 6, 1,4 1,4, 2,2 2,2। 100% ये एक ही लाइन में आएंगे। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ग्राफ गलत है। हाँ भाई, जो 3-4 बच्चों का हाथ नीचे था उस समय, अब ग्राफ बना लोगे ना, वही 4 बच्चे हाथ ऊपर करें। उस समय सुधांशु मैंने देखा था, एक आयुष था, कृष। अभी तो नेक्स्ट क्लास में तो मुझे करना ही है, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे इंट्रोडक्शन सी दी है। तो नेक्स्ट क्लास में तो हम पूरा इस टॉपिक को ग्राफिकली सॉल्यूशंस को लेकर चलेंगे, ठीक है। बाकी थोड़े से बेटा पीछे वालों को रिकॉल कर लिया करो, माइंड में रखा करो चीजें। चलिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं, ठीक है। बाकी पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछना, क्योंकि इसका मैं टेस्ट रखूंगा। ओके बाय बच्चों।